नमस्कार। आयुष ब्रह्मास्त्र के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का जो लेक्चर हम लोगों ने शुरू किया था, उस पिछले लेक्चर में हम लोगों ने उद्देशिका में समाजवाद तक डिस्कस किया था। अब समाजवाद से आगे हम लोग डिस्कशन की शुरुआत करेंगे। तो बता दें कि उद्देशिका में समाजवाद के बाद जो अगला टर्म यूज़ किया गया है तकनीकी तौर पे, वो है सेकुलरिज्म, जिसको हिंदी में पंथ निरपेक्षता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो पंथ निरपेक्षता के बारे में हमें कुछ बातों को स्पष्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हमें स्पष्ट होगा, समझ में आएगा कि हमारे संविधान के उद्देशिका में जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, इसका वास्तव में महत्व क्या है, आशय क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बता दें कि जो सेकुलरिज्म टर्म है, जिसका हिंदी अनुवाद पंथनिरपेक्षता है, ये हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं था। अर्थात 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, लागू हुआ था, उस समय हमारे संविधान में ये शब्द कहीं भी नहीं था। हाँ, लेकिन जब 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ, जब मिसेस इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुआ करती थी, उसी समय 1976 में संविधान में संशोधन करके सेकुलरिज्म शब्द को जोड़ा गया। अब यहाँ पे एक पहला प्रश्न तो ये खड़ा होता है कि क्या 42nd अमेंडमेंट 1976 के पहले जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म शब्द नहीं था, तो क्या उसके पहले हमारा देश या हमारा संविधान पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित नहीं था? तो हम आपको ये बता दें कि हमारे संविधान के भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट मूल अधिकारों से संबंधित है, उसमें अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं, ये इतने व्यापक तौर पे प्रदान किए गए हैं कि जो हमारे देश की व्यवस्था को धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए, पंथनिरपेक्ष बनाने के लिए अपने आप में सक्षम है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं था कि 42nd अमेंडमेंट 1976 के पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म वर्ड नहीं था, तो ऐसा नहीं था कि हमारे संविधान की मूल भावना सेकुलरिज्म पे आधारित नहीं थी। हमारे संविधान की मूल भावना भी सेकुलरिज्म पे आधारित थी। हाँ, एक काम जरूर हुआ कि संविधान में इस शब्द को विशेष तौर पे एक जोड़ दिया गया, लेकिन इसके जोड़ने के पहले भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल भावना थी, वास्तव में पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत पे आधारित थी। दूसरी चीज ये है कि निश्चित तौर पे 42nd अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से हमारे संविधान की उद्देशिका में सेकुलरिज्म वर्ड जोड़ा गया, लेकिन इसको डिफाइन नहीं किया गया, परिभाषित नहीं किया गया कि वास्तव में यहाँ पे सेकुलरिज्म की मीनिंग क्या हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये समझना पड़ेगा कि डिफाइन तो है नहीं, मतलब शामिल तो किया गया, बशर्ते कि जैसे समाजवाद शब्द शामिल है, डिफाइन नहीं है, उसी तरीके से सेकुलरिज्म वर्ड भी शामिल है, डिफाइन नहीं है। तो हमें इस सेकुलरिज्म टर्म के बैकग्राउंड पे जो पृष्ठभूमि है, उसको ध्यान देना पड़ेगा। तब हम जाके समझ पाएंगे कि रियल कॉन्टेक्स्ट में, जब भारतीय संदर्भ में जब हम सेकुलरिज्म टर्म का इस्तेमाल करते हैं, शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो वास्तव में इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो सेकुलरिज्म शब्द है, ये बेसिकली यूरोप के इतिहास से आया है। और पहली बार एक ब्रिटिश फिलोसोफर हुआ करते थे, जे होलियोक, उन्होंने ही पहली बार सेकुलरिज्म शब्द का इस्तेमाल किया था। और सेकुलरिज्म शब्द के प्रयोग के पीछे कारण ये था, मतलब उन्होंने इसलिए सेकुलरिज्म शब्द को दिया था, कारण कि यूरोप के इतिहास में, खासतौर पर मध्यकालीन इतिहास की बात किया जाए, तो वहाँ के इतिहास और राजनीति में लंबे समय से धर्म का काफी बोलबाला था। इसका मतलब ये था कि राजनीति में क्या होगा, इसका निर्धारण भी धर्म के माध्यम से होता था। इसका मतलब है कि मध्यकाल में फ्रांस का के किसी भी देश की सरकार हो, चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, एक तरफ से जो धार्मिक प्रमुख थे, उनके एक तरह से सबॉर्डिनेट के तौर पर काम करते थे। इसका मतलब पूरी तरीके से यदि वर्चस्व किसी का था, तो बिल्कुल धर्म का था, और राजनीति उसी के माध्यम से निर्धारित थी। ठीक है। लेकिन बाद में जब यूरोप में क्रांति हो गई, जब यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, तब ये लोगों को लगा कि नहीं नहीं, निश्चित तौर पे धर्म का एक अपना अलग महत्व है, राजनीति का एक अपना अलग महत्व है,
और धर्म निश्चित तौर पे राजनीति से पृथक होना चाहिए, दोनों पृथक होना चाहिए। इसी संदर्भ में इसका मतलब है कि यूरोपियन राजनीति को बिल्कुल धर्म से पृथक होना चाहिए। इसका मतलब है कि राजनीति पे धर्म का किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। इसी बात को संज्ञान में लाने के लिए, इसी बात को लोगों को सामने लाने के लिए जो ब्रिटिश फिलोसोफर जे होलियोक थे, उन्होंने सेकुलरिज्म शब्द का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब वहाँ सीधा सीधा सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि धर्मों का बहिष्कार करो और राजनीति क्षेत्र से धर्म का दूर दूर तक कहीं लेना देना नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम भारतीय कंटेक्स्ट में। ठीक है, भारत में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं रही है कि धर्म और राजनीति में कभी ऐसी स्थिति नहीं रही है कि धर्म ने राजनीति को निर्धारित किया। हाँ, निश्चित तौर पे कुछ युद्ध विवाद धर्म के आधार पर होते थे, लेकिन उसका भी मूल कारण तो राजनीति ही होती थी। हाँ, ये दूसरी चीज है कि राजनीति का धर्म का नाम ले लेने पे लोगों की गैदरिंग आसान हो जाती है। इसका मतलब है कि यूरोप के इतिहास में जिस तरीके से धर्म ने राजनीति को निर्धारित किया, दिशा निर्देशित किया, दबाव डाला, ऐसा भारत के इतिहास में कभी था ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि सेकुलरिज्म शब्द को जिस हूबहू अर्थ में यूरोप के राजनीति में इस्तेमाल किया गया, वहां के दर्शन में इस्तेमाल किया गया, भारतीय संदर्भ में तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब देखो, जब ये डिफाइन नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि जब भारतीय संदर्भ में जब सेकुलरिज्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पंथ निरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका आशय है इक्वल रिगार्ड्स टू ईच रीजन, अर्थात सरकार सभी धर्मों के साथ समान आदर देगी। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता होगी, सभी धर्मों का समान आदर होगा, और यदि सरकार धर्मों के लिए किसी प्रकार का स्टेप लेती है तो सभी धर्मों के लिए समान रूप से लेगी। कहने का मतलब यह है कि भारतीय संदर्भ में पंथनिरपेक्षता का वही अर्थ हो सकता है जो महात्मा गांधी की भाषा में सर्वधर्म समभाव है, अर्थात सभी धर्मों का समान आदर है। तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब और भी स्पष्ट कहा जाए तो भारत में जो सेकुलर टर्म है, बेसिकली ये एक संप्रदायवाद विरोधी अवधारणा के रूप में लिया जाता है। ठीक है, अब एक यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न ये है तो कि जब हमारे संविधान में सेकुलर टर्म जोड़ा गया तो फिर यहाँ पे एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा, प्रश्न उठा कि संविधान के हिंदी वर्जन में सेकुलरिज्म टर्म के स्थान पे क्या शब्द रखा जाए। ठीक है, अब देखिए, इसका एक अनुवाद तो धर्मनिरपेक्षता भी हो सकता है, लेकिन हम बता दें कि परंपरागत भारतीय संदर्भ और परंपरा में धर्म का आशय कभी रिलीजन से रहा ही नहीं। मतलब परंपरागत भारतीय संदर्भ में, परंपरा में, संस्कृति में धर्म और रिलीजन में कोई संबंध नहीं रहा। यहाँ पे धर्म का आशय ही रहा है दया, करुणा, प्रेम, त्याग, व्यक्ति के कर्तव्य। इसका मतलब है कि भारतीय संदर्भ में, परंपरागत भारतीय संस्कृति में जब कोई व्यक्ति धर्म शब्द का प्रयोग करता है तो उसका सीधा आशय यही है कि ये व्यक्ति के सद्गुणों से संबंधित है। इसका मतलब है कि भारतीय परंपरा में जब ये बात कहा जाता है कि कोई व्यक्ति धार्मिक है तो इसका मतलब ये सीधा सीधा संकेत जाता है कि वो व्यक्ति चरित्रवान व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, सत्यनिष्ठा परक व्यक्ति है। तो यही कारण था कि जब सेकुलर की हिंदी मीनिंग जब हिंदी वर्जन में शामिल किया जाना था तो धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, कारण कि परंपरागत भारतीय संस्कृति में धर्मनिरपेक्षता का आशय व्यक्ति के सद्गुणों से है। तो जाहिर सी बात है कि सद्गुणों से निरपेक्ष तो रहा ही नहीं जा सकता। यही कारण था कि जब सेकुलर शब्द जोड़ा गया तो उसी के संदर्भ में संविधान का जो हिंदी पाठ है उसमें उसके स्थान पे पंथ निरपेक्षता शब्द को शामिल किया गया। ठीक है, तो ये हम लोग देखा। अब देखिए, सेकुलर के बाद जो हमारे उद्देशिका में जो अगला महत्वपूर्ण शब्द है वो है डेमोक्रेटिक, जिसको लोकतांत्रिक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, लोकतंत्र की वैसे तो डिफिनीशन काफी लोगों ने दिया है, लेकिन अभी तक लोकतंत्र की सबसे लोकप्रिय परिभाषा किसी ने दिया है तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया था, और उन्होंने बताया था कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है जो जनता के लिए और जनता द्वारा संचालित होती है। इसका मतलब है कि अब्राहम लिंकन द्वारा जो ये लोकतंत्र की परिभाषा दी गई है वो अब तक की सबसे पॉपुलर लोकतंत्र की परिभाषा है। ठीक है,
यहाँ पे एक चीज स्पष्ट करना है कि दुनिया में कई तरह के पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं, राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे कि डिक्टेटरशिप भी होता है, जैसे कि मोनार्की सिस्टम या राजशाही भी होता है, जैसे कुलीन तंत्र भी होता है। ठीक है। तो जैसे राजतंत्र की बात किया जाए तो इसमें राजा, उसके परिवार वाले, मित्र और रिश्तेदारों का महत्व चलता है, दबदबा होता है। उसी तरीके से यदि कुलीन तंत्र की बात किया जाए तो एलाइट ग्रुप में जो समाज के कुछ विशिष्ट वर्ग के लोग होते हैं उनका महत्व होता है, शासन प्रशासन में उन्हीं की हिस्सेदारी होती है। उसी तरीके से डिक्टेटरशिप की बात किया जाए तो पूरा शासन प्रशासन डिक्टेटर के माध्यम से चलता है। लेकिन सभी प्रकार की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, पॉलिटिकल सिस्टम है, उन सभी व्यवस्थाओं से लोकतंत्र इस बात में भिन्न है कि लोकतंत्र ही एकमात्र ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें जनता को इस बात का अधिकार है कि समय समय पे होने वाले चुनावों के माध्यम से अपने सरकार को बदल सकती है। यही लोकतंत्र की जो विशेषता है उसे बाकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उससे भिन्न करता है। और अब दुनिया में स्पष्ट हो गया है कि निश्चित तौर पे लोकतंत्र में कुछ कमियां हैं, लेकिन दुनिया में अब तक जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुए, राजनीतिक व्यवस्थाएं डेवलप हुई, उसमें सबसे सर्वमान्य रूप से सबसे आदर्श कोई सिद्धांत है तो निश्चित तौर पे लोकतंत्र है। ठीक है। अब देखिए, लोकतंत्र के बारे में एक चीज और स्पष्ट करना है कि यदि लोकतंत्र को संकीर्ण अर्थ में नैरोली डिफाइन किया जाता है तो लोकतंत्र केवल और केवल एक सरकार चुनने की पद्धति है। इसका मतलब है एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसके माध्यम से जनता को वोट देने का अधिकार होता है और समय समय पर चुनावों के माध्यम से जनता वोट देके अपने गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। तो ये तो लोकतंत्र की सीमित अर्थ में, संकीर्ण अर्थ में नैरोली डिफाइन किया जाता है तो ये लोकतंत्र की परिभाषा हो जाती है। लेकिन जब हम ब्रॉड रूप में बात करते हैं तो लोकतंत्र केवल पॉलिटिकल सिस्टम ही नहीं है, बल्कि लोकतंत्र व्यक्ति के सद्गुणों को भी व्यक्त करता है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र का आशय ही है कि जहां सभी के साथ समानता होगी, स्वतंत्रता होगी, न्याय होगा। व्यक्ति विशेष की बात किया जाए तो लोग सत्यनिष्ठा के सिद्धांत पे, ईमानदारी के सिद्धांत पे संचालित होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि संकीर्ण अर्थ में लोकतंत्र केवल और केवल एक पॉलिटिकल सिस्टम है, लेकिन उसी को जब ब्रॉड अर्थ में बात करते हैं तो लोकतंत्र केवल और केवल पॉलिटिकल सिस्टम ही नहीं है, बल्कि लोकतंत्र एक तरह से सद्गुणों की समुच्चय व्यवस्था है। इसका मतलब ये व्यक्ति के सद्गुणों की भी बात करती है और किसी देश की भी सद्गुण की बात करती है। जैसे कहा जाए कि सपोज कीजिए किसी व्यक्ति के बारे में एग्जाम्पल दिया जाए कि वो व्यक्ति लोकतांत्रिक व्यक्ति है, तो इसका सीधा सा आशय है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय में विश्वास रखता है और साथ ही साथ अपने जीवन का जो संचालन होता है वो सत्यनिष्ठा और ईमानदारी जैसे जो आदर्श तत्व हैं उनके आधार पर करता है। ठीक है। तो ये समझे रहिएगा कि लोकतंत्र केवल पॉलिटिकल सिस्टम ही नहीं है, बल्कि उसके आगे बढ़ के ये किसी व्यक्ति के और देश का जो उच्च चरित्र होता है, सद्गुण होता है, उसको भी व्यक्त करने का काम करता है। ठीक है। अब देखिए, समय के साथ जो डेमोक्रेसी या लोकतंत्र है, इसकी दो प्रकार की व्यवस्थाएं डेवलप हुई है। एक तो है प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको हिंदी में राष्ट्रपतित्व प्रकार की लोकतंत्र कहा जाता है, या उसको कभी कभी अध्यक्षात्मक प्रकार का लोकतंत्र भी कहा जाता है। और दूसरा होता है जिसको पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी और हिंदी में संसदीय प्रकार का लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है। अब दोनों के बीच कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। उन बेसिक डिफरेंसेस को समझ के ही हम जान सकते हैं कि दोनों में बेहतर कौन है, और फिर हम लोगों ने इन दोनों में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी अपनाया। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में हम लोगों ने संसदीय प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाया। तो ऐसा क्यों किया? ठीक है। अब देखिए, पहला डिफरेंस देखा जाए तो पहला डिफरेंस तो ये होता है कि जो अध्यक्षात्मक प्रकार का लोकतंत्र होता है, मतलब जो प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी होता है, उसमें एग्जीक्यूटिव सिंगल होती है, एकल होती है। इसका मतलब है कि जो अमेरिका की बात किया जाए तो अमेरिका में लिखित तौर पे सारे पावर्स राष्ट्रपति के पास होते हैं और
वास्तव में उन अधिकारों का इस्तेमाल भी राष्ट्रपति ही करता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि रिटन तौर पे पावर्स किसी और के हाथ में है और व्यवहारिक तौर पे उन पावर्स का इस्तेमाल कोई और कर रहा है। मतलब कि अमेरिका की बात किया जाए, जहां प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है, वहां पे लिखित तौर पे सारे अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है और व्यवहारिक तौर पे उन अधिकारों का इस्तेमाल भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ यदि पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी की बात किया जाए, जिसका आदर्श उदाहरण ब्रिटेन है, भारत में भी अडॉप्ट किया गया है, तो यहाँ एग्जीक्यूटिव ड्यूअल नेचर की होती है, मतलब कार्यपालिका दोहरे चरित्र वाली होती है। इसका मतलब है कि लिखित तौर पर रिटन फॉर्म में पावर्स किसी और के हाथ में होते हैं और व्यवहारिक तौर पे इन पावर्स का इस्तेमाल कोई और करता है। जैसे यदि आगे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो ये देखेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, संघ सरकार है, भारत सरकार है, उसके सारे पावर्स रिटन तौर पे, लिखित तौर पे प्रेसिडेंट में निहित है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे ये जो पावर्स है उनका इस्तेमाल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि एक रियल एग्जीक्यूटिव है जो प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्शन में काम करने वाली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अर्थात मंत्रिपरिषद है, और दूसरा जो नॉमिनल है, जो प्रेसिडेंट है, जिसके पास लिखित तौर पे सारी शक्तियां निहित हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज ये है कि जो प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है, मतलब अध्यक्षात्मक प्रकार का लोकतंत्र है, उसमें हेड ऑफ नेशन एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट, मतलब राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष एक ही व्यक्ति होते हैं। जैसे अमेरिका की बात किया जाए तो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ का हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है एंड आल्सो हेड ऑफ नेशन भी है, राष्ट्राध्यक्ष भी है, शासनाध्यक्ष भी है। लेकिन जब हम पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जैसे इंडिया की बात करते हैं, ब्रिटेन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हेड ऑफ नेशन कोई और होता है एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट कोई और होता है। जैसे भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेड ऑफ नेशन है, राष्ट्राध्यक्ष है, और वहीं दूसरी तरफ जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। इसका मतलब शासन का प्रमुख हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि जो प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है, इसमें स्टेबिलिटी की मात्रा अधिक है, स्थायित्व की मात्रा अधिक है। अर्थात जो व्यक्ति राष्ट्रपति के तौर पर चुनाव जीतता है उसको तो हटाया तो जा सकता है, लेकिन हटाने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है, टफ है। इसका मतलब एक बार हटाने के बाद वो बना रहता है, कुछ विशेष परिस्थिति न हो। बताया ही हमने कि हटाने की प्रक्रिया तो है लेकिन वो काफी जटिल है। इसलिए जो प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है इसमें स्टेबिलिटी की मात्रा अधिक होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की मात्रा कम होती है। वहीं दूसरी तरफ जो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है, जो संसदीय प्रकार का लोकतंत्र है, उसकी विशेषता ये है कि सरकार का तभी तक एग्जिस्टेंस होता है, अस्तित्व होता है, जब तक कि उसको लोअर हाउस में, मतलब भारतीय संदर्भ में बात किया जाए तो हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा में बहुमत का समर्थन होना चाहिए। और जिस क्षण लोकसभा में बहुमत का समर्थन समाप्त होता है उसी क्षण सरकार गिर जाती है। इसका मतलब कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में रिस्पॉन्सिबिलिटी की मात्रा तो ज्यादा है लेकिन स्टेबिलिटी की मात्रा कम है। अब यहां पे ध्यान दीजिए कि दुनिया में दो ही तरह की डेमोक्रेसी डेवलप हुई है। एक तो प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब अध्यक्षात्मक प्रकार का लोकतंत्र, और दूसरा पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन दोनों में एक चीज है कि एक में स्टेबिलिटी की मात्रा कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की मात्रा ज्यादा है, और दूसरे में रिस्पॉन्सिबिलिटी की मात्रा कम है, स्टेबिलिटी की मात्रा ज्यादा है। अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने ये काफी वाद विवाद और डिस्कशन का मैटर था कि लोकतंत्र की किस व्यवस्था को अडॉप्ट किया जाए, मतलब क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम अडॉप्ट किया जाए या पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया जाए। फाइनली हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो संसदीय प्रकार का लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसको अडॉप्ट किया। इसके पीछे बेसिकली दो कारण थे। पहला तो कारण यह था कि चूंकि लंबे समय तक हम ब्रिटिश शासन काल के प्रभाव में थे और ब्रिटिश शासन द्वारा समय समय पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किए जा रहे थे, जो संवैधानिक सुधार किए जा रहे थे, उन संवैधानिक सुधारों के माध्यम से हमें लंबे समय में
हमें एक तरह से जो संसदीय प्रकार की व्यवस्था है उसको सीखने का अनुभव भी मिल गया था। पहली चीज़ तो ये थी कि ब्रिटिश शासनकाल के प्रभाव में रहने के दौरान हमें जो संसदीय प्रकार की व्यवस्था है उसको सीखने और समझने का भी हमें अवसर और वक्त मिला था। और दूसरी चीज़ ये थी, डॉक्टर अंबेडकर ने भी माना था कि हम लोगों ने जब बात यहाँ पे स्टेबिलिटी की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की हो, स्थायित्व की भी बात हो और उत्तरदायित्व की बात हो, तो आरंभ में तो फिर हमें उत्तरदायित्व पे ही अधिक फोकस किया जाना चाहिए। यही कारण था कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की मात्रा स्टेबिलिटी के रेस्पेक्ट में अधिक है, तो हम लोग ने स्टेबिलिटी की अपेक्षा रिस्पॉन्सिबिलिटी को अधिक महत्व दिया और हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया। और तीसरी चीज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी एक बार कहा था कि वास्तव में कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम इज जस्ट अ टाइप ऑफ मशीन, केवल और केवल एक तरह का मशीन है, इसका कोई महत्व ही नहीं है। हाँ, उसको जैसे किसी मशीन का कोई महत्व नहीं होता है, महत्व उसके चलाने वाले का होता है, उसी तरीके से दुनिया का कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम है उसका कोई महत्व ही नहीं है, महत्व तो उसके चलाने वाले का है। इसका मतलब है कि यदि चलाने वाले लोग ईमानदार होते हैं, अच्छे होते हैं, तो किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम होगा परिणाम अच्छा ही आएगा। और बेहतर से बेहतर पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्ट कर लिया जाए, लेकिन उसको ऑपरेट करने वाले लोग जब ईमानदार नहीं होंगे, सत्यनिष्ठ नहीं होंगे, तो फिर उसका रिजल्ट कभी बेहतर नहीं होगा। इसका मतलब है कि सवाल यहाँ पे न तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी का है कि बेहतर है, और न तो सवाल इस बात का है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी बेहतर। दोनों बेहतर है, दोनों मशीन है, और वास्तविक महत्व तो उस देश की जनता का है, लोगों का है। क्योंकि यदि लोग, जनता यदि ईमानदार होंगे, सत्यनिष्ठ होंगे, फिर उनके चुने हुए लोग ईमानदार होंगे, तो जाहिर सी बात है कि परिणाम चाहे प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो या पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, बेहतर होगा। और इसको चलाने वाले लोग जब ईमानदार नहीं होंगे, इंटीग्रिटी के सिद्धांत वाले नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है कि चाहे पार्लियामेंट्री सिस्टम हो या प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, किसी से भी बेहतर परिणाम नहीं हो सकता है। और एक चीज़ और, इतिहास भी इस बात का गवाह रहा है कि कभी कभी तो कुछ इतने ईमानदार और सत्यनिष्ठ लोग रहे हैं कि इन लोगों ने राजतंत्र की भी व्यवस्था में जनता के हितों के लिए काम किया है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि लोकतंत्र के बारे में देखा और क्यों हम लोगों ने पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया।